गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 जेल प्रहरी का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम गणित के 20 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? प्रतिलोम होता है कि x = 1/y, ये कहलाएगा। प्रतिलोम की एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, दूसरे के बढ़ने से पहला घटता है। चलिए तो यहाँ k के फॉर्म में दिया गया है सब कुछ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बराबर में k लिखेंगे। इनका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं, xy = 1 k। चलिए तो मिला लेते हैं, इससे कोई मिलता है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है, xy = k। इस 1 को अगर हम अलग कर देते हैं तो xy = k, तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 12 गेंदें हैं, कुल 84,000 गेंदें हैं। सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? ऐसे प्रश्न आपने कई बार देखे होंगे। तो एक निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम भाग दे देंगे 84,000 में कितने का, 12 का, तो 12 सत्ते 84 और 3 0, तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही। अगला प्रश्न है, 5 की घात के रूप में 15,625 को हमें व्यक्त करना है। जब 5 की घात के रूप में करना है तो हम इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले जाएगा 5 का भाग, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। इसी प्रकार फिर हम 5 का भाग देंगे तो ये आ जाता है 625। अब देखिए, चूंकि हम कंपटीशन एग्जाम है तो अब हमें एक एक लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, हम सीधा 25 का दे रहे हैं। 25 हम क्या होता है 625, और 25 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 की घात। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 की घात। तो 5 के ऊपर 2 की घात और 2 की घात कितना हो गया, 5 के ऊपर 4 की घात और 5 और 6, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के ऊपर 6 की घात। 5 के ऊपर 6 की घात, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, क्या आप उसको विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको अलग से। अगला प्रश्न है, कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनको हमें इनका मान बताना है कि इनका मान कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप यहाँ की कोष्टक के आसपास कोई गुणा नहीं लगा हुआ है, गुणा का निशान या भाग का निशान नहीं है, सब में धन या ऋण के निशान है। मतलब कि इस प्रकार के सवाल में आप किसी भी क्रम में जोड़ें या घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, यदि गुणा या भाग का निशान है तो फिर आपको वॉर्ड-मॉस का नियम ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना है। चलिए तो ये सबसे बाहर की जो संख्या है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2.5 और 3.5 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6। देखो 5 और 5 10 की 0, तो 6.0 लिखें आप, या फिर 6 अकेला लिखें, एक ही बात है। प्लस इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 3.7 और 5.1 को हम जोड़ते हैं। 5.1 और 3.7 को जोड़ा तो ये आ गया 8.8। देखिए 7 और 1 8, और दशमलव के आगे 5 और 3 8, और ऋण में क्या लिखा हुआ है 4.5। इसके बाद धन, ये वाला कोष्टक को हम 29.8 में से हम 7.2 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो आया 6.29 में से 7 गया तो कितना आ गया, 22 आ गया। चलिए अब इन दोनों को पहले घटा लेते हैं, फिर एक साथ जोड़ने का हो जाएगा। 8.8 में से 4.5 घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 22.6 और 6 को जोड़ लेंगे तो 22 और 6 कितने हो गए, 28.6 धन। अब 8.8 में से 4.5 जाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3 और 8 में से 4 गया तो 4। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 3 हो गया 9.8, 28 और 4 कितने हो गए, 32। तो 32.9 हमारा आ गया राइट आंसर। ये थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अब आता है अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष के एक बिंदु ऋण 5 की दूरी है। एक्स अक्ष से बताना है कि इस बिंदु की दूरी कितनी है। आप देखिए, आप निर्देशांक ज्यामिति का यह प्रश्न है और हमें मालूम है एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी कहलाती है एक्स निर्देशांक। अब यहाँ एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है तो इस बिंदु में वाई निर्देशांक क्या है, 5, तो 5 हो जाएगा सही आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऋण 7 और 7 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? ऋण 7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो हमें पता है कि देखिए 0 और ऋण 7 के बीच बताना है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो ऋण 7 ऋण 6 इस प्रकार चलेगा, पूरा कहाँ तक जाएगा? ऋण 1 और ये 0 आएगा। अब देखिए 0 से जो सबसे पहले आएगा वही कहलाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक, क्योंकि संख्या रेखा पर अपन इस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाते हैं तो क्या है, मान घटता जाता है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा -1। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं? मित्रों, इस प्रश्न की सबसे आसान ट्रिक ये होती है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच गैर वर्ग संख्याएं पूछी जाती हैं, जो छोटी संख्या होती है उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो छोटी संख्या है 2000 और 2000 में हम कर देंगे कितने का गुणा? 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। 4000 है सेकेंड ऑप्शन, 4000 हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार की यदि आप और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में चाहिए, मैथ्स ट्रिक करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से सारे क्वेश्चन की ट्रिक्स देख सकते हैं। इस प्रकार की और भी मैंने ट्रिक्स वहां पर डाली हुई हैं। अगला प्रश्न आता है, एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, तो 12 गेंद वाले एक पैक का वजन कितना होगा? चलिए बिल्कुल आसान है, हमें 160 में गुणा कर देना है कितने का? 12 का गुणा कर देना है। तो 12 का गुणा करने पर इसमें आ जाता है 1920 ग्राम, जो है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है, यदि एक नीली वेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम है, तो वेल के समान होने के लिए कितने बाघों को एक साथ जाना चाहिए? एक वेल का वजन दिया गया है और एक बाघ का वजन दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बाघ के वजन को आपको वेल के वजन के बराबर करना है, तो कितने बाघों की आवश्यकता होगी? यह भी बिल्कुल आसान है, 1,40,000 में हम भाग दे देंगे, कितने का भाग दे देंगे? 280 का भाग दे देंगे, बिल्कुल। तो इसको काटने पे आएगा 14 दूनी 28, 14 एकम 14, ये 2 से कट जाएगा, 2 500 हजारम, तो ये आ जाएगा थर्ड आंसर। अगला प्रश्न है, सही व्यंजक को चुनना है कि सही व्यंजक क्या है जिसमें दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। हमें ऐसा समीकरण व्यंजक बताना है कि कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5 और उसके आगे ऋण, तो ये हो जाएगा 26 धन 5 ऋण 8, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 26 ऋण 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ 26 ऋण 13 है, मतलब कि ये तो नहीं है। फिर आगे आता है कि ऋण 24 और ऋण 34। अगर आप देखिए ऋण 24 है और ऋण 124 है और ऋण 34 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जुड़ेगा क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, तो 90 से ज्यादा तो स्वाभाविक सी आएगा, तो यह भी क्या है? गलत है। अगला है कि ऋण 36 ऋण धन 97 और बराबर ये कह रहे हैं इसके। तो चलिए देखते हैं, इस वाले में जो लिखा हुआ है ऋण 36 ऋण धन 97, 2 पद हैं, दोनों में से अगर हम ऋण उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या आता है? ऋण का 36, क्योंकि ऋण हमने बाहर ले लिया, यहाँ ये ऋण हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा? धन बचा, धन 97। और ये देखिए यही दूसरा पक्ष यही दिया गया है, मतलब कि थर्ड आंसर क्या है? सही। तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, ये सही व्यंजक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x ऋण 2y बराबर 13 एवं kx ऋण 8y बराबर 40 का कोई हल नहीं है? जब कोई हल नहीं होता है तो इसकी शर्त होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हमें c से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें k का मान निकालना, तो a1/a2, तो a हो जाएगा जो जो x का गुणांक होता है वो होता है a, तो ये आ जाएगा 3/k बराबर 2/8, 2/8 ऋण 2/8, तो ये ऋण से ऋण तो कट गया। अब यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, इनका गुणा हो जाएगा 4 तिया 12, तो k का मान कितना आ गया? 12 हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर।
अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में कितने हैं? 36% लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 36% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? 100 में से आप 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64%। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? 64% लड़कियां हैं। अब कुल कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 50 का 64%। 50 का 64% निकालने के लिए 50 गुणे 64/100 कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 32 64। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 32। देखा दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न आए हुए हैं जेईई की परीक्षा में और इस बार भी इतने ही सरल प्रश्न आएंगे। जल्दी हम सिलेबस के आधार पर पूरा टॉपिक वाइज मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि P बराबर है ऋण 2 तो 27 गुणे 4 P ऋण 16 गुणे 4 धन 7 ज्ञात करना है। P का मान आपको दिया गया है तो इस व्यंजक में आप P की जगह मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 गुणा 4 और यहाँ आ जाएगा ऋण 2 ऋण। अब बाकी 16 का हम 4 में गुणा करेंगे तो ये क्या? देखिए ये वाला ऋण और ऋण ये क्या हो गया? धन। 16 चौके 64 धन 7, ये बाद वाला 7। अब यहाँ गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 और 8 का हमने 27 में गुणा किया तो कितना आ गया? ऋण 216 ऋण आ गया। ये 2 के साथ जो ऋण था वो ये ऋण आ गया। 64 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। अब इनको घटा देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 145। ऋण क्यों आया? क्योंकि 216 बड़ी संख्या के आगे ऋण का निशान है, इसलिए ऋण 145। तो 4th हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन है? मतलब कि ऐसा कौन है जिसका घन निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आपको बिना ही देखे बता देना है कि सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि आप 1 का घन क्या 1 के ऊपर 5 की 10 की 1000 की घात लगाएं, जब उसका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 इकाई अंक वाली कोई भी संख्या हो आप उसके साथ कितनी भी घात लगा दें और हल करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ स्वाभाविक सी है कि सेकंड बस ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, फिर उसने शेष का 1/2 अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास अब कितना अंश, पूरे का कितना अंश अब उसके पास बचा? चलिए इसको हम एक चित्र के माध्यम से हल करते हैं। मान लीजिए ये पूरा एक केक है, ठीक है। अब इसको 9 भागों में, देखो लिखा है कितना? 5/9। 5/9 लिखा हुआ है, मतलब कि इसे कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। जब भी कोई बटे संख्या है मतलब कि पूरे को कितने में बांटा गया? 9 में बांटा गया। अब देखिए क्या लिखा है कि 5/9 भाग उसने खा लिया। तो ये 9 खंड हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से उसने 5 भाग खा लिया, तो 1 2 3 4 और 5। देखिए 9 थे, 9 में से उसने 5 खा लिया। अब इनकी तो बात खत्म, अब तो ये गायब हो गया। फिर जो बचा उसमें से उसने क्या किया? 1/2 अपने भाई को दे दिया। तो 1 2 3 4 भाग बचे थे। 4 का 1/2 कितना हुआ? 4 का 1/2 2 भाग हो गया। तो ये 2 भाग उसने क्या किया? अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितना भाग बचा? सिर्फ 1 और 2 खंड बचे कि नहीं? और वो कह रहे हैं कुल का कितना बचा? कुल कितने थे? 9 थे। तो कितना आ जाएगा? 2/9। तो ये हो गया 2/9 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7/5 गुणित 11/2 ऋण 7/5 गुणित 3 को हल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सीधा सीधा सवाल को हल करते हैं। 7 का हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77। और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 10। ऋण 7 का 3 में किया, 7 3 21/5। अब इनको हम लघुत्तम लेके हल कर देते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम आएगा 10। और 77, यहाँ 5 था, यहाँ 10 हो गया, तो 21 में 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 42। 77 में से 42 माइनस करेंगे तो आएगा 35/5।
10। 35/10 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर चूंकि बटे में संख्या है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 7/2। तो ये हो गया सेकंड राइट आंसर। अगला प्रश्न है 3.5 मीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिश की जो दर है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो आपको क्या करना है, रुपए ज्ञात करने हैं कि कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए इसकी सबसे पहले रेडियस आपको बता दें कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5/2, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5/2। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। पाई मतलब कि 22/7 और आर का वर्ग मतलब कि 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 35/20 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने दशमलव को हटा दिया तो 3.5 बन गया 35 और 2 बन गया 20। अब आपको एक बात और बताएं, और क्या हो रहा है, और हो रहा है कि 10 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर का करने में, ठीक है। तो बाकी जितना आएगा उन सबको निकालने में कितना आएगा, 10 रुपये मीटर लग रहा है। तो क्षेत्रफल में हम जब 10 का गुणा करेंगे तब तो खुल कर जाएगा, तो हमने सीधा यहीं पे 10 का गुणा कर दिया। अब एक चीज़ और देखने की है कि मेज कैसी है, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। ये हमने जो क्षेत्रफल का सूत्र लगाया ये होता है वृत्त का, और बटे में हमने 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अर्धवृत्त का। किसका हो गया, अर्धवृत्त का। चलिए अब इनको हम काट देते हैं। शून्य से सबसे पहले आप शून्य काट दीजिए, ठीक है। 5 चौके 20, 5 7 35, ये 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ 2 एकम 2, 2 11 22। अब और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 11 गुणित 35 आ रहा है। 11 का 35 में हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 385 आ जाता है। और यहाँ बचा 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। अब इसको हम भाग दे देंगे, भाग देने पे हमारा आता है 8 चौके 32, तो ये आ गया 4.8 4 8.1, तो 48.1 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 48.13 रुपये, तो ये आ गया 48.1, तो ये सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है सिंप्लीफिकेशन से सवाल लिया गया है, 60 ऋण 4 के ऊपर 3 की घात। चलिए इसको हल करते हैं। तो यह आ गया 60 ऋण 4 के ऊपर 3 की घात, मतलब कि 4 चौके 16, चौके 64, 4 का घन हो गया 64, धन ये 576 और 49 को हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हम लिखेंगे सीधा 25। यहाँ 6 का हमने 8 में गुणा कर दिया, तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। चलिए अब इनको हम घटा देते हैं। जो 64 में से 60 में से 64 घटाया तो आ गया ऋण 4, और ऋण 4 को हमने 48 में से घटा दिया तो कितना आ गया 44, और 44 और 25 को हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 69, तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, यदि ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है तो हमें ज्ञात करना है ए का वर्ग धन ए बी धन बी का वर्ग। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम ए और बी के जो मान है इनका हम परिमेयकरण कर देंगे, ताकि ये जो बटे की संख्या है ये हट जाए, तो समीकरण में रखने में बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए हम ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, करनी 3 धन 1 है, करनी 3 धन 1 है, और बटे में कितना है, करनी 3 ऋण 1। परिमेयकरण आप जानते हैं कि जो हर है इसका चिन्ह बदल के गुणा किया जाता है, तो हम गुणा कितने का करेंगे, करनी 3 धन 1 बटे करनी 3 धन 1 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ सर्व समीकरण लग जाएगी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। देखिए यहाँ ए ऋण बी, ए धन बी का गुणा होगा तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, और ऊपर लग जाएगी ए का वर्ग बी का वर्ग, और यहाँ देखिए ये लग जाएगी करनी 3 धन 1 का वर्ग, और यहाँ नीचे लग गई ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो ये आ गया करनी 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ ऊपर सब समीकरण लगाते हैं तो ये क्या आ जाता है, यह आ जाएगा करनी 3 का वर्ग, तो यह आ जाएगा 3 धन
2 करनी 3 धन 1, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो a का वर्ग करनी 3 का वर्ग हो गया 3, 2ab तो 2 करनी 3 और b का वर्ग मतलब कि 1 का वर्ग। और ये बटे में कितना आ गया, करनी 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 2। 3 में से 1 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 जुड़ गया तो आ गया 4 धन 2 करनी 3 और बटे में कितना है 2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 धन करनी 3 और बटे में कितना आएगा 2। ये 2 से 2 कट गया तो a का मान हमारा कितना आ गया, 2 धन करनी 3। कितना आ गया, ध्यान रखना 2 धन करनी 3 a का मान आ गया। और देखिए इसी प्रकार का ये भी दिया गया है मान, यहाँ बस परिवर्तन क्या है कि यहाँ ऋण है तो यही मान b का भी निकल के आ गया। इसमें जहाँ पे धन है वहाँ क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो b का मान आ जाएगा 2 ऋण करनी 3। चलिए इनको हम लिख लेते हैं। a का मान क्या आ गया था, a का मान आया था 2 धन करनी 3 और b का मान आया था 2 ऋण करनी 3। इस सर्व समीकरण में अब हम मान रख देंगे। a का वर्ग मतलब कि 2 धन करनी 3 का वर्ग धन क्या आ जाएगा, a b। तो यहाँ फिर वही सर्व समीकरण लग जाएगी। देखिए a b तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग और b का वर्ग है लास्ट तो यहाँ हो जाएगा 2 ऋण करनी 3 का वर्ग। ओके चलिए तो अब इनको हम जमा लेते हैं। तो यहाँ सर्व समीकरण लगेगी a धन b का वर्ग मतलब कि a का वर्ग 4 2ab 4 करनी 3 धन b का वर्ग मतलब कि 3 धन इस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 ऋण ये करनी 3 का वर्ग 3 धन 2 का वर्ग 4 ऋण 2ab 4 करनी 3 और सबसे लास्ट में आ जाएगा धन 3 इस करनी 3 का वर्ग मतलब कि b का वर्ग। 4 करनी 3 से 4 करनी 3 कट जाएंगे, ऋण 3 और धन 3 ये भी कट जाएंगे। अब जोड़ लीजिए 4 और 4 8 4 या 12 12 और 3 ये 12 और 3 कितने हो गए 15। तो यहाँ 15 हो जाएगा, धन का 15 हो जाएगा राइट आंसर। तो फर्स्ट हो गया राइट आंसर। ये सवाल देखने में थोड़ा बड़े लगते हैं बट जब आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल से आपका 1 मिनट लेंगे। कुछ प्रश्न देखते ही आ जाते हैं और कुछ में थोड़ा समय लगता है तो आपका 1-1.5 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्योंकि पीवी के एग्जाम में समय पर्याप्त होता है इसलिए एकदम स्पीड से भागने की तो ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ एवरेज टाइम ज़रूरी हो जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है मित्रों, ऐसे करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x का वर्ग ऋण 3xy का एक पद है। हमें पद बताना है, ठीक है। पद कौन सा है, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है xy, तो हम बता दें xy पद नहीं है, इसके गुणांक है। इसी प्रकार 4 3 भी गुणांक है जबकि पद नहीं है। आता है 3xy, तो ये देखिए 3xy अकेला पद नहीं है, ऋण 3xy लिखा होता तो यह पद होता। पदों में हम चिन्हों को भी सम्मिलित करते हैं। अगला ऑप्शन है 4x का वर्ग, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4x का वर्ग पहला पद है और ये धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है तो 4x का वर्ग हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।